नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, ये करंट अफेयर की वो क्लास जो आपके लोअर पीसीएस, पीसीएस और अन्य एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम्स होती है, उन सभी वनडे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये। मैं यहाँ पर बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी भी लगती है, जितना भी आप लोग कमेंट्स करके बताते हो तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, ये क्लासेस से फायदा भी हो रहा है। तो चलिए फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आप जल्दी से लोग जो है क्लासेस को लाइक और शेयर कर दीजिए और क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, दिनेश खारा समिति, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको वैसे एक बार पढ़ाया भी था, तो आप इसको जान ही रहे होंगे कि ये समिति क्या है क्या नहीं। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट्स उनके लेके आया हूँ आपके लिए, सिर्फ फैक्ट्स रहेगी। ये दिनेश जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा जिसे हम कहते हैं, राइट राइट, ये इल्डा है, IRDAI, राइट। तो ये बीमा अधिनियम 1938 की जो समीक्षा है वो करने के लिए और उसके सुझाव के लिए कि क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये 1938 यानी ब्रिटिशर्स के जमाने से चलता आ रहा है। तो ब्रिटिशर्स के जमाने से जो चली आ रही चीज है उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए आज के समय के अनुसार, वो चेंजेस करने के लिए दिनेश खारा समिति के दिनेश खारा जी के अध्यक्षता में अन्य और दिनेश खारा और उनके सदस्य 7 सदस्यीय समिति की गठन की घोषणा की गई है। ये कदम बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाएगा, FDI बढ़ाने और सरकार के प्रयासों से भी ये मेल खाता है। IRDAI की अगर बात करें तो ये स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष दिनेश खारा दिनेश खारा जी जो स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष है, उनको ये समिति उन्होंने बनाया, उनके अध्यक्षता में बनी है। और ये कह रही है कि भाई 1938 की जो कानून है बीमा अधिनियम, उसमें जांच की जा सके और पूरी के पूरी क्या क्या बदलाव होने चाहिए उसकी सिफारिश ये समिति करेगी। यही इनका मुख्यतः काम है। समय क्या है, ये इनको समीक्षा करनी है और जब सरकार संसद में बीमा संशोधन विधेयक पेश करने के लिए तैयार तैयार कर रही है, जो अभी मैंने बताया, ये जो सेशन है आपका बजट सेशन जो है 2 पार्ट्स में होने वाला था। पहला पार्ट ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है। अब संसद जो है वो 10 मार्च 25 अभी जो शुरू होने वाला है, सेकंड, राइट, सेकंड सेशन जो है इसका अभी शुरू होने वाला है। तो उसमें ये आएगा और बीमा क्षेत्र में 100% FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, विदेशी निवेश, तो वो 100% बाहरी कंपनियां भी आए अपना निवेश करे, इसलिए ये हो रहा है। 7 सदस्यीय पैनल है और इसमें मोस्टली जो बीमा और वित्त वित्त उद्योग से ये शामिल है, राइट। ये जो 7 सदस्य है ये बीमा क्षेत्र से या फिनांस सेक्टर से या बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो 7 में से तो एक आपके खारा जी हो गए, राइट, दिनेश खारा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पूर्व MD और CEO है NS कन्नन। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पूर्व CMD है गिरीश राधाकृष्णन। IRDAI के पूर्व सदस्य राकेश जोशी। RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक है सौरभ सिन्हा। MFIN के MD और CEO है आलोक मिश्रा और कानूनी विशेषज्ञ है L विश्वनाथ और दिनेश खारा जी। ये 7 लोग जो है, ये 7 लोगों की समिति है। अन्य प्रस्तावित सुधार क्या है? FDI में जो वृद्धि करना है, सरकार विभिन्न सुधारों पर विचार कर रही है, जिसमें एक समग्र लाइसेंस लाना है, विविधक पूंजी आवश्यकताएं लानी है, कम सॉल्वेंसी मानदंड करना है, कैप्टिव लाइसेंस, विनिवेश विनिमय परिवर्तन और मध्यस्थ जो एजेंट होते हैं उनको एकमुश्त पंजीकरण, राइट, सिंगल रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, सिंगल रजिस्ट्रेशन, राइट, ये सब की अनुमति वो देगा। समीक्षा का कारण जो क्या है कि भाई ब्रिटिश भारत के दौरान ये कानून बना था 1938, तब तो भारत मतलब 1935 का कानून लगा ही लगा था। और उसके बाद देखो अब 38 माने और 10 साल ये लोग रहे हैं, तब जाके ये लोग गए हैं यहाँ से, माने तब ये कानून आया था। तो उसमें अब बदलाव करना पड़ेगा कि भाई अब क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, इतने साल हो गए, आजादी को भी 75 साल हो गए और ये 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया इस कार्य, 100 साल के आसपास का कानून है, राइट। तो ये चीजें, कैपेक्स सर्वे आया है, उसके बारे में देख लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOFCPI, इन्होंने बताया कि जो आगामी वित्तीय वर्ष है 2026 वित्त वर्ष 26,
उसको आर्थिक डेटा जारी करने की आवृत्ति और समय बद्धता को बढ़ाया जाएगा। निजी कैपेक्स सर्वे, ये पूंजीगत व्यय कैपेक्स इरादों पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो देता है 30 अप्रैल को हर साल, उसको अब जारी की जाएगी। और ये दूरंदेशी सर्वेक्षण है जिसमें प्रमुख उद्यम वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों आएंगे और उनके पिछले 3 वर्षों के कैपेक्स व्यय और अगले 2 वर्षों के लिए अनुमानित कैपेक्स के बारे में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी, जिसमें संपत्ति, उद्योग और अन्य जितना भी विवरण रहेगा उस से रिलेटेड, उस संकाय से रिलेटेड, वो सारा का सारा इसमें रहने वाला है। राइट। मासिक श्रम बल सर्वेक्षण आया है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अवधिक श्रम सर्वेक्षण बल रहेगा और इसमें मासिक प्रकाशन मई में इसका शुरू किया जाएगा। डेटा जो पिछले महीनों के लिए हर महीने की 15 तारीख को जारी किया जाएगा। त्रैमासिक PLFS डेटा भी जारी आएगा जो तिमाही समाप्त होने के 1 महीने के बाद उसको जारी किया जाएगा, यानी 4th में। IIP रिलीज की तारीख रहेगी, इसमें बदलाव किया जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा जारी करने की तारीख, और इसको जो है अप्रैल से हर महीने 12 तारीख से बदलकर 28 तारीख कर दी गई है, और मतलब कर दी जाएगी। और इस बदलाव का जो उद्देश्य है, औद्योगिक जो उद्योग है हमारे, इंडस्ट्रियल उत्पादन डेटा जारी करना, और उसमें 42 दिन का समय अंतराल को उसको अब कम करके कम से कम 1 महीने के भीतर उसको लाना है। इससे लाभ क्या होगा? डेटा जारी करने से जो बढ़ी हुई आवृत्ति रहेगी और समयबद्धता, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इनके लिए जो नीति निर्माता है उनको निर्माण करने में, नीतियां बनाने में अद्यतन जानकारी उसको उनको मिलेगी, क्योंकि जब 45 और 50 दिनों का डाटा मिलता है, 60 दिनों का डाटा मिलता है, तो उस पर नीति निर्माण करना, उसके लिए पता चला। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये 60 दिन है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब किसी कंपनी में, मान लो ये कंपनी है, यहाँ 100 लोग काम करते, राइट, 100 लोग। अब इसके लिए एक पॉलिसी बनाई कि 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के हिसाब से पॉलिसी बनाई, और 60 दिनों में डाटा आ रहा है, पता चला ये 100 का बढ़कर 150 हो गया। तो अब पॉलिसी बनी 100 लोगों के लिए, फंड अवेलेबल हुआ, या उसको बेस मानकर ही तो कोई निर्णय लिया जाएगा, कोई रिजल्ट आएगा, कोई कुछ भी करा जाएगा। पता चले अब यहाँ पे 150 हो गया, 200 हो गया, तो वो चीज जो है यहाँ काम आएगी, अद्यतन जानकारी। IIP रिलीज होगा, उनकी तारीखों में खुदरा मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक संकेतों के साथ इनकी तुलना की जाएगी, और कम समय के अंतराल पर इनको भी जारी किया जाए। राइट। अगली खबर देख लेते हैं। 13वीं शासकीय परिषद हुई है, भारत और मालदीव माले में आयोजित 13वीं शासकीय परिषद। इस बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी जो अंतर सरकारी संगठन है BOBPIGO, इसकी अध्यक्षता ग्रहण की, और इस अवसर पर जो है भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मत्स्य विभाग और भारत सरकार के सचिव अभिलाष लिखी ने किया। और ये सम्मेलन जो है मालदीव में हुआ, और इसमें श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ये सारे प्रतिनिधि भी थे, और ये मोस्टली इन्हीं देशों के लिए भी है। वर्तमान में बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका ये इस संगठन के स्थायी सदस्य है, और अलग अगर बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड इसके सहयोगी सदस्य के रूप में इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, जो बंगाल की खाड़ी है ये मछुआरों के लिए है मोस्टली, और जो मत्स्य पालन करते हैं वो जो कारीगर है, आर्टिसंस है, उन और मत्स्य पालन संबंधित रोजगारों में जो है उनके जीवन स्तर में इसका सुधार करना है। मोस्टली वहाँ जो कारीगर है वो कारीगरों की लाइफ को बेटर बनाना है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा करना है, उनको हेल्थ सिस्टम को देखना है, खासियत उनको आधुनिक नावें देनी है, जो मछली पकड़ना और समुद्री जीव पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्किलफुल बनाना, ये सारी चीजें इसमें है। मत्स्य पालन कर्मियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस संगठन का। और जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत एक ही समंदर, जैसे समंदर से घिरे हुए बांग्लादेश, देखो आप इधर श्रीलंका के समंदर, इधर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, तो इसके कारण भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलप और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है। नील आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, समुद्री प्रणाली और उसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा, गरीबी राहत में भी ये योगदान देगा। समंदर, आप जान रहे हैं कि मैंने एक लेक्चर में आपको पढ़ाया भी था कि ये जो
समुद्री जीव है, खाने का मछली जो खाने का है, हमारी जो क्रांति है हमने नॉर्थ ईस्ट में भी रखा है इसको जानबूझ के, क्योंकि हमें मछली खपत पर व्यक्ति जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाना है, और इसमें हमें ये बहुत बड़ा मार्केट भी है, राइट। भारत अभी काफी, चाइना सबसे नंबर 1 मार्केट है वैसे तो, पर भारत भी अब तीसरे नंबर चौथे नंबर पे आ चुका है, राइट। भारत जापान आर्थिक विकास है तो एक साझेदारी हुई है। भारत जापान अर्थव्यवस्था और निवेश मंच में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी होगी, और दोनों देशों के एक साझा मूल्य है और मजबूत आर्थिक सहयोग, क्योंकि जापान जब पूरा बर्बाद हुआ था भारत ही जापान के साथ खड़ा था, और जापान को खड़ा करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, ये चीज जापान कभी नहीं भूलता। जापान की जो एफडीआई भारत में वो 43 अरब डॉलर 2000 से लेके 2024 तक का अगर आंकड़े देखें तो ये 43 अरब डॉलर से भी अधिक है, और भारत में जो विदेशी निवेश का जापान जो है 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, राइट। 5th लार्जेस्ट कंट्री हु इन्वेस्टेड इन इंडिया, और राइट। द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते हुए थे 2011 में, इसमें लगभग 1400 से अधिक जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही है, और 8 राज्यों में 11 औद्योगिक टाउनशिप है जहां जापान वर्क कर रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे सुजुकी के जो उनका ओसाको सुजुकी जिनका निधन हुआ अभी, उनको भारत ने पद्मश्री भी दिया, राइट। और जापान का बड़ा योगदान भी है, राइट। बुनियादी ढांचा विकास रहेगा, मुंबई अहमदाबाद में जो रेल बन रही है बुलेट ट्रेन, उसमें जापान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जैसी जो पहल है उसमें विनिर्माण क्षेत्र में जो है जापान हमें बहुत हेल्प कर रहा है, और भारत और जापान विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ब्रांड बनने के लिए, मतलब दोनों एक ब्रांड बने उसके लिए काम कर रहे हैं। भारत का लक्ष्य जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ानी है, और ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि किसी भी देश की जो कोई देश अगर माना जाएगा तो उसको मैन्युफैक्चरिंग पर ही माना जाता है। भारत में दुनिया में सबसे अधिक स्टेम स्नातक माने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्नातक है, इसमें महिलाएं 43% है। व्यापार संतुलन भी बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाना है और निर्यात बढ़ाने पर जोर ध्यान केंद्रित करना है। भारत और यूके के नवीन प्रौद्योगिकी पर समझौते हुए हैं। भारत के जो दूरसंचार सचिव है यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने उनका दौरा किया, उन्होंने वो गए थे, और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत अगली पीढ़ी की जो भी प्रौद्योगिकी है उसमें दोनों देशों के सहयोग के लिए अवसर तपास, मतलब उन्होंने देखा कि कहाँ काम एक साथ काम कर सकते हैं, और अगली पीढ़ी की जो दूरसंचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इस पर किस तरह के सहयोग हमारा हो सकता है। सोनिक लैब्स और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडॉट, इनके बीच में ओपन रैन से संबंधित नीति और तकनीक मामलों में एक समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर भी हुए दोनों देशों के। संयुक्त केंद्र रहेगा दूरसंचार साइबर सुरक्षा, दूरसंचार में एआई, डिजिटल ट्विंस, इन सब पर ध्यान केंद्रित हुए संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे दोनों देश मिलकर, वो चाहे भारत में हो या वहां हो, बट दोनों देशों ने ये बात करी हुई है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बनेगा 6G, देखो ना 5G चल रहा है भारत में, तो अब 6G मामलों में, और 2030 के तक इनको जो है संयुक्त योगदानों पर चर्चा की गई है। और अंतरिक्ष सहयोग भी है यूके और भारत के बीच में, लाइट एलायंस 6G और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संचार, इन पर सहयोग दोनों देशों के बीच में सहमति बनी हुई है। तो ये सारी खबरें थी, अंतरराष्ट्रीय खबरें थी, IR की खबरें थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खबरें थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खबरें थी, और बहुत ही बेहतरीन खबरें मैं आपके लिए लेकर आया था, उसकी फैक्चुअल डाटा भी आपके लिए लेकर आया था। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। आप सभी लोग जो है क्लासेस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर भी करिए, और साथ ही साथ क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो है आप सभी लोग खुश रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू।